हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं बीए थर्ड ईयर की क्लासेस में चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर चुकी हूँ, खेल के विकास के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने खेल का क्या महत्व होता है, खेल की क्या विशेषताएं होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्ले, यानी खेल कितने प्रकार के होते हैं कि छोटे बालकों में या बाल विकास में खेलों का क्या महत्व है, जिसके आधार पर बालक किन किन खेलों को खेलते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्ले के बारे में। अब ये टाइप्स ऑफ प्ले कितने होते हैं, यानी खेल कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग बेसिस पे खेलों को भी अलग अलग टाइप्स में बांटा गया। तो सबसे पहला टाइप है खेल में साथियों की संख्या के आधार पर, मतलब खेल में कितने बच्चे खेलते हैं उनकी संख्या के आधार पर खेल कितने टाइप के होंगे। तो सबसे पहला आधार है वर्गीकरण का, साथियों की संख्या के आधार पर, साथियों की संख्या के आधार पर। साथियों की संख्या के आधार पर खेल कितने टाइप के होंगे। तो ये खेल होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला खेल होता है, उन्हें कहते हैं समानांतर खेल। अब इस खेल में कितने लोग होते हैं। समानांतर खेल में बालकों की संख्या होती है 2 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होते हैं वो, और इसमें संख्या होती है बच्चों की 2 बच्चे। मतलब जब 2 बच्चे कोई खेल खेलते हैं तो वह कौन सा खेल होता है, समानांतर खेल होता है। और इस खेल में क्या होता है, यह खेल खेलते समय उनमें सामाजिकता का विकास होता है, यानी सामाजिकता का विकास होता है लेकिन बहुत कम। सामाजिकता का विकास लेकिन कम। सबसे पहला टाइप है टाइप्स ऑफ प्ले का साथियों की संख्या के आधार पर, मतलब एक खेल में कितने बच्चे एक साथ खेलते हैं उन बच्चों की संख्या के आधार पर जो सबसे पहला टाइप है वो है समानांतर खेल। अब इस खेल में कितने साल के बच्चे खेलते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे खेलते हैं, जब 2 बच्चे एक साथ खेलते हैं, ये हो गया। और इस खेल में सामाजिकता का विकास कम होता है। अब 2 बच्चे खेल रहे तो मतलब अकेले अकेले होंगे, और कैसे खेलते हैं, अकेले। जब 2 बच्चे एक साथ खेलते तो वह होता है समानांतर खेल। फिर दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप होता है साहचर्य खेल। दूसरा टाइप है साहचर्य खेल। अब इस खेल के अंतर्गत इसमें सामाजिकता का विकास थोड़ा थोड़ा होने लगता है और 2 वर्ष के बाद शुरू होता है। ये कहा था 2 वर्ष तक के बच्चे समानांतर खेल खेलते हैं और साहचर्य खेल खेलेंगे 2 वर्ष के बाद वाले बच्चे। ये हो गया 2 वर्ष के बाद। और कितने बच्चे खेलेंगे इसमें 2 बच्चे खेलते थे, 2 से 3 बच्चे। इस अवस्था में सामाजिकता का विकास धीरे धीरे मतलब स्टार्ट होता था लेकिन बहुत कम हो गया था, और इसमें क्या होता है, विकास प्रारंभ हो जाता है, मतलब थोड़ा और बढ़ जाता है। सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो वो कौन सा खेल है, साहचर्य खेल। फिर अब तीसरा टाइप है इसमें सामूहिक खेल। अब तीसरा टाइप है सामूहिक खेल। अब बच्चे साथ साथ खेल रहे हैं, समूह के रूप में खेल रहे हैं, तो उनमें सामाजिकता विकास और ज़्यादा हो जाएगा, सामाजिकता बढ़ जाती है, सामाजिकता बढ़ गई। फिर और इसमें कितने खेलते थे, ये 2 वर्ष के बाद की अवस्था थी। और सामूहिक खेल में 3 से 4 वर्ष के बाद, 3 से 4 वर्ष के बाद। और इसमें 2 से 3 बच्चे थे और इसमें अधिक संख्या में हो जाते, समूह के रूप में हो जाते हैं, तो उन्हें काउंट नहीं कर सकते हम अधिक संख्या में। तो ये 3 टाइप थे साथियों की संख्या के आधार पर, मतलब बच्चों की संख्या के आधार पर खेल 3 टाइप के थे। सबसे पहला खेल था
समानांतर खेल, उसमें 2 बच्चे थे, फिर 2 से 3 बच्चे थे, वो 7 चेहरे खेल था। अब 2 से 3 से बाद 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 5, 10, 20, 25 कितने भी हो सकते हैं, वो कौन सा खेल होगा, सामूहिक खेल। और सामूहिक खेल में सामाजिकता का विकास ज़्यादा होता है, मतलब कि वह अधिक लोगों के संपर्क में आता है, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसने जो सीखा हुआ उनको सिखाता रहता है। फिर वर्गीकरण का दूसरा आधार है सक्रियता के आधार पर। ये तो था साथियों की संख्या के आधार पर। अब इसके बाद है सक्रियता के आधार पर, मतलब बच्चे कितने एक्टिव होते हैं, किस तरह से खेलते हैं, उसके बेसिस पे खेल कितने टाइप के। तो दूसरा टाइप है सक्रियता के आधार पर खेल कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला खेल होगा शारीरिक खेल। अब शारीरिक खेल है तो दूसरा पता चल गया होगा, दूसरा कौन सा होगा, मानसिक खेल। दूसरा मानसिक खेल। अब शारीरिक खेल में क्या क्या होता है, जिन खेलों में शरीर क्रिया में भाग लेता है वे शारीरिक खेल होते हैं। और ये खेल कौन खेलेंगे, छोटे बच्चे खेलेंगे। इसमें कौन एक्टिव रहता है, शरीर, शरीर अधिक सक्रिय। सक्रियता ही पूछा है कि कौन कितना एक्टिव है, उसके बेसिस पे जब शरीर एक्टिव होता है तो बस शारीरिक खेल हो गया। और ऐसे खेल कौन खेलते हैं, बच्चे। फिर और क्या होगा इसमें, इन खेलों की शुरुआत 4 या 5 माह से शुरू हो जाती है, मतलब जब बच्चे 4 से 5 माह के होते हैं तब प्रारंभ हो जाती है। और जब बच्चा इतने महीने का होगा, इतने माह का होगा तो कौन सी क्रिया करता है, अब बिस्तर पे लेटे लेटे हाथ पैर मारता, शरीर से क्रिया कर रहा है, कुछ ना कुछ खेल खेल रहा है, तो कौन एक्टिव रह रहा है, अधिक शरीर एक्टिव रह रहा है। तो ये कौन सा खेल हो गया, शारीरिक खेल। फिर उसके बाद है मानसिक खेल। अब मानसिक से पता चल रहा है, मानसिक मन, मन कौन, मस्तिष्क, तो इसमें कौन एक्टिव रहता है, मस्तिष्क अधिक सक्रिय। फिर और मानसिक खेलों में क्या होता है, इन्हें मेंटल प्ले भी कहते हैं, मतलब जैसे लूडो खेलते हैं, जैसे दिमाग के खेल, चेस हो गया, शतरंज, लूडो, ये सब खेल होते हैं। ये कौन खेलते हैं, वयस्क। तो ये था सक्रियता के आधार पर 2 प्रकार के खेल थे, शारीरिक और मानसिक। कौन ज़्यादा एक्टिव रहेगा, मस्तिष्क ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो मानसिक खेल, शरीर एक्टिव रहेगा तो शारीरिक खेल। फिर उसके बाद है तीसरा वर्गीकरण का आधार स्थान के आधार पर, मतलब बच्चे किस जगह पे खेलते हैं उसके बेसिस पे खेल कितने टाइप के हैं, उसके बेसिस पे भी खेल 2 टाइप के। अब कौन कौन से खेल हैं स्थान के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण का आधार है स्थान के आधार पर, मतलब कि बच्चे किस जगह पे खेलते हैं उसके बेसिस पे भी 2 टाइप है। अब एक तो घर के अंदर खेलेंगे, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल यानी इंडोर गेम, इंडोर घर के अंदर। और फिर दूसरा टाइप है घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। घर के बाहर क्या हो गया, आउटडोर। अब इसके अंदर कौन कौन से खेल आएंगे, घर के अंदर हम जो भी खेल खेलते हैं वो क्या होते हैं, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम यानी इंडोर गेम्स कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे शतरंज, कैरम, लूडो, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर वीडियो गेम्स, मतलब घर के अंदर हम जो भी गेम्स खेल सकते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, इंडोर गेम्स के अंदर। अब आउटडोर के अंदर क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी,
ये सब जितने भी खेल होते हैं ये आउटडोर गेम्स होते हैं। ये था स्थान के आधार पर, मतलब कि बच्चे किस जगह पे खेलते हैं उसके आधार पर खेल के टाइप। फिर उसके बाद है हरलॉक के अनुसार, एक साइंटिस्ट था हरलॉक, उसने भी खेल के कुछ टाइप्स बताए। उसने कितने खेल के टाइप बताए? 2। हर साइंटिस्ट था हरलॉक, उसने 2 प्रकार के खेल बताए। अब ये कौन कौन से थे? 4th है हरलॉक के अनुसार। इसमें भी 2 टाइप के खेल थे। कौन कौन से? सक्रिय खेल और निष्क्रिय खेल। सक्रिय खेल और दूसरा है निष्क्रिय खेल। अब ये सक्रिय खेल क्या क्या होते हैं? सक्रिय खेल में ये होते हैं जिनमें शारीरिक क्रिया अधिक होती है। मतलब हमने एक्टिवनेस पढ़ा था, हमें एक्टिव के बेसिस पे हमने पढ़ा था खेल कितने टाइप के थे, शारीरिक और मानसिक। जिसमें शरीर ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो सक्रिय खेल में कौन आता है? शरीर अधिक सक्रिय होता है। जैसे इसमें क्या क्या आएगा? जैसे भागना, दौड़ना, उछलना कूदना, तैरना, ये सारी कौन सी क्रिया है? इसमें शरीर काम कर रहा है, तो जिसमें शरीर अधिक काम करता है वो होते हैं सक्रिय खेल। अब निष्क्रिय खेलों में क्या होते हैं? इसमें मानसिक खेल आएंगे, मतलब जो काम बैठे बैठे करते हैं। इसमें आएंगे वे काम जो हम लोग बैठे बैठे करते हैं, टीवी देखेंगे, रेडियो सुनना और कंप्यूटर, मतलब बैठे बैठे जो भी काम करेंगे वो निष्क्रिय खेलों में आएंगे। उसमें शरीर एक्टिव नहीं रह रहा तो कौन रहेगा? माइंड एक्टिव रहता है, मस्तिष्क एक्टिव रहता है। तो ये था हरलॉक ने 2 टाइप बताया, साइंटिस्ट था हरलॉक, इसके हरलॉक के आधार पर या फिर हरलॉक के अनुसार 2 टाइप थे, सक्रिय और निष्क्रिय। तो ये सभी थे टाइप्स ऑफ प्ले, यानी खेल कितने टाइप के होते हैं जो भी बच्चे खेलते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं खेल के सिद्धांत कौन कौन से, कि खेलों को किस तरीके से खेलना चाहिए। तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा खेल के सिद्धांत। खेल के सिद्धांत क्या है? खेल के सिद्धांत, तो सबसे पहला है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब बालक में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा संग्रहित हो जाती है तो वह खेल के माध्यम से बाहर निकलती है। यानी जब बच्चे में अधिक ऊर्जा स्टोर हो जाएगी, जब बच्चे में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तब वो क्या करता है? खेल खेलता है। ये किसके अनुसार है? अतिरिक्त ऊर्जा के अनुसार। और ये सिद्धांत दिया था मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर, ये साइंटिस्ट था, इसने ये सिद्धांत दिया था अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या था? हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बताया कि जो बालक होता है, बालक के अंदर जब आवश्यकता से अधिक ऊर्जा स्टोर हो जाती है, यानी अतिरिक्त ऊर्जा, और ये क्या हो गई? स्टोर, मतलब जब बालक में अतिरिक्त ऊर्जा स्टोर हो गई तब बालक क्या करता है? तब बालक खेल खेलता है। ये किसने बताया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये था पहला सिद्धांत। फिर उसके बाद दूसरा सिद्धांत क्या था? दूसरा है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी रिपीटेशन। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? नाम से पता चल गया होगा कि खेल पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहा है। बालक उन्हीं खेलों को ज़्यादा खेलते हैं जो उनके पूर्वज खेला करते थे, यानी बालकों में क्या होती है? रिपीटेशन होती है। इस सिद्धांत में ये है कि बालक वही खेल खेलता है जो रिपीट होते हैं।
मतलब इतने टाइम से वो जिसको वो एक जो खेल खेलते देखते आ रहे हैं, बालक भी वही खेल खेलता है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में जो भी हमारे पूर्वज खेलते थे, खो खो, कबड्डी और खो खो, कबड्डी, पेड़ पर चढ़ना, दीवार कूदना, दौड़ना, भागना, पेड़ पर चढ़ना, पेड़ से नीचे कूदना, उछलना कूदना, ये सारे खेल, ये सब कौन खेलता था? हमारे पूर्वज खेलते थे। इतने टाइम से हम लोगों को देखते आ रहे हैं। तो जो देख के खेल सीखता है बालक, तो वह क्या करता है? उन खेलों को रिपीट करता है। ये कौन सा सिद्धांत है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने क्या कहा था? बालक वही खेल खेलता है जो वह पुराने ज़माने से अपने पूर्वजों को देखते आ रहा है। ये सब खेल उसने खुद देखे, इसलिए वह वही खेल खेलता है। तो वो खेल कैसे होते हैं? पुनरावृत्ति वाले खेल होते हैं। फिर इसके बाद है तीसरा सिद्धांत, विश्राम का सिद्धांत। फिर अगला सिद्धांत है विश्राम का सिद्धांत। विश्राम का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत दिया था साइंटिस्ट पैट्रिक ने। साइंटिस्ट पैट्रिक। साइंटिस्ट था पैट्रिक। इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? विश्राम का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है? इसमें इन्होंने बताया कि खेल से थकान दूर होती है और थकान दूर करने के लिए हम विश्राम करते हैं और विश्राम करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है। यानी इन्होंने बताया कि बालक ने क्या खेला? खेल। बालक ने खेल खेला, इससे क्या हुआ? थकान महसूस हुई। और जब बालक को थकान होगी तो वो क्या करेगा? विश्राम करेगा। और जब वो ये करेगा तो इससे क्या हो जाएगा? मांसपेशियों को भी क्या हो जाएगा? विश्राम मिल जाएगा, यानी आराम मिल जाएगा। तो साइंटिस्ट पैट्रिक ने ये बताया कि बालक जो भी खेल खेलता है उससे उसे थकान होती है। उस थकान को दूर करने के लिए बालक क्या करेगा? विश्राम करेगा। तो ये कौन सा सिद्धांत है? विश्राम का सिद्धांत। फिर उसके बाद अगला सिद्धांत है प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत। प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है? इस सिद्धांत में व्यक्ति जन्म से ही प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतियोगिता की भावना पाई जाती है और वे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ एवं बेहतर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यानी इस सिद्धांत में क्या होता है? जो बालक होते हैं उनमें जन्म से क्या होती है? कंपटीशन की भावना होती है। कंपटीशन होगा उसमें। और क्या होती है? जेलसी। उनमें जेलसी होगी। और क्या होता है? इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, कंपटीशन और जेलसी होती है। और बालक क्या करता है? इनको दूर करने के लिए खेल खेलता है और उसके लिए उनमें क्या होती है? हार जीत की भावना आ जाती है। ये खेल किसने बताया था? मनोवैज्ञानिकों ने। रूस के मनोवैज्ञानिक थे 2-3, उन सभी ने प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने क्या बताया? बालकों में खेल के प्रति जेलसी, ईर्ष्या की भावना होती है। उनको दूर करने के लिए बालक क्या करते हैं? हार जीत को डिफेंड करते हैं। फिर उसके बाद है अगला सिद्धांत, रेचन का सिद्धांत। 5वां सिद्धांत है रेचन का सिद्धांत। रेचन का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? खेल विभिन्न प्रकार के नकारात्मक संवेगों को बाहर निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। और रेचन शब्द का अर्थ होता है शुद्ध करना। और खेल क्या करता है? खेल भी विभिन्न प्रकार के तनावों को दूर करता है।
यानी इस रेशन जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? शुद्धता, यानी प्योरिटी। ये जो शुद्धता होती है, रेशन का अर्थ होता है शुद्धता। तो शुद्धता का सिद्धांत क्या हो गया? तो खेल भी क्या करता है? तनाव यानी टेंशन को क्या करता है? दूर करता है। इससे क्या होती है? बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो खेल क्या करता है? खेल तनाव को दूर करता है। उससे क्या होगी? बॉडी रिलैक्स होगी, यानी बॉडी शुद्ध हो गई। और रेचन का अर्थ भी क्या होता है? शुद्ध होता है। तो इसलिए सिद्धांत को क्या कहा है? रेचन का सिद्धांत। तो ये सभी थे खेल के सिद्धांत के बारे में कि खेल किस तरीके से खेलना चाहिए और खेल के द्वारा हमें बॉडी को क्या फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद है कि बाल्यावस्था में बालक कौन से सामान्य खेल की क्रियाएँ करता है, कि बालक कौन कौन से खेल करता है। तो उसमें है, अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था में बालक की कुछ सामान्य खेल की क्रियाएं। बाल्यावस्था की सामान्य खेल क्रियाएं। तो बालक कौन कौन से खेल खेलता है बाल्यावस्था में? तो सबसे पहले वो कौन से खेल खेलेगा? हमने जो खेल के टाइप पढ़े वही आएंगे। सक्रिय खेल खेलेगा, और खेल के टाइप पढ़े थे उन्हीं में से बोलना है। शारीरिक खेल खेलेगा, और बाल्यावस्था तक वो मानसिक खेल खेलना भी सीख जाता है लगभग। तो मानसिक खेल भी हो सकते हैं। और कौन से खेल खेलेगा? समानांतर खेल खेलेगा। समानांतर नहीं आएगा। समानांतर में क्या होता है? 1 से 2 वर्ष तक, ये तो बाल्यावस्था होती नहीं। फिर समानांतर के बाद था साहचर्य, उसमें 2 वर्ष तक आता है, ये भी नहीं थी। फिर कौन था? सामूहिक खेल, यह कहाँ था? 3 से 4 वर्ष के बाद वाले। तो सामूहिक खेल आएंगे। तो बाल्यावस्था में बालक क्या खेलेगा? सामूहिक खेल भी खेलेगा। बालक और कौन कौन से खेल खेलता है? नाटकीय खेल खेलता है, ड्रामा करना सीख जाता है। इसमें क्या आएगा? एक्टिंग, ड्रामा वगैरह आ जाएगा। और क्या कौन कौन से खेल खेलेगा बालक? संग्रहात्मक, मतलब बालक में कौन सा गुण आ जाता है? कलेक्शन का। अब बालक इस समय क्या कलेक्ट करता है? कार्ड्स, कंचे, स्टिक्स, मतलब कुछ भी होता है उनमें कलेक्शन का कैपेसिटी आ जाती है। वो क्या करता है? संग्रह करना सीखते हैं। तो ये भी उनके लिए खेल हो जाता है। तो ये सारे कौन कौन से खेल हैं जो बालक अपनी बाल्यावस्था में खेलता है। फिर उसके बाद है कि बाल्यावस्था में बालक जो भी खेल खेलता है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो हो जाएगा बालक में जो भी खेल का विकास हो रहा है, कि बालक में खेल का विकास किन किन के द्वारा होता है, वो फैक्टर कौन कौन से हैं। खेल को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये तो पता ही है कौन कौन से कारक हैं। इतने टाइम से हम विकास ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि खेल में तो शरीर एक्टिव रहता ही है। अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो बालक खेल कैसे खेलेगा, उसमें खेल का विकास नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद है क्रियात्मक विकास, क्योंकि क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? क्रिया करना, और ये भी क्रिया क्या है? एक प्रकार का खेल ही है, जिसे हम क्या कह सकते थे? गामक विकास भी कहते हैं। फिर और कौन सा फैक्टर है जो बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है? तो क्या हो गया? बुद्धि। बालक को पता ही नहीं होगा खेल किस तरीके से खेलते हैं, कौन सा खेल किस तरीके से खेला जाता है। उसके लिए क्या जरूरी होती है? बुद्धि। अगर इससे इसका ज्ञान नहीं होगा तो वो खेल नहीं खेल पाएगा। और वातावरण,
और हमारे साथ डिपेंड करता है विद्यालय और लिंग भेद। फिर उसके और बाद होता है साथी समूह के हमारा ग्रुप कैसा है, कौन सा ग्रुप किस तरीके से खेलता है उस पर डिपेंड करेगा। कोई ग्रुप होता है ऐसे बैठने वाले खेल खेलता है, घर में बैठे बैठे मतलब इंडोर गेम्स खेलता है। कोई ग्रुप होता है घर के बाहर वाले यानी आउटडोर गेम्स खेलेगा, तो उस पर भी हमारे खेल की कैपेसिटी डिपेंड करती है। और खेल के साधन, हमारे पास इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद और है खाली समय, बच्चों के पास कितना टाइम है, अगर टाइम ज़्यादा होगा, खाली समय ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा खेलेंगे। फिर उसके बाद है सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो ये सभी क्या है, खेल के विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, जिनके द्वारा बालक में खेल का विकास या तो कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है खेल का विकास ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।